नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 बुद्धिमान की परीक्षा का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आप देखें कि कैसे गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए वर को तलाश किया। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दे दीजिए। यदि आपको कभी घूमने का मौका मिले परंतु आपकी माँ जी या पिताजी इसकी अनुमति ना दें, तो आप नाराज होते हैं क्या? आपको गुस्सा आता है और आप बहुत जिद करते हैं कि नहीं नहीं मुझे घूमने जाना है। क्या ये बात अच्छी है या नहीं अच्छी है, इस पर विचार करें और हमें बताएं कि यदि कभी मौका मिल रहा है घूमने का और अनुमति नहीं मिलती तो आपको क्या लगता है। हम अपने माँ पिताजी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, तो क्या हम दिखावा करते हैं या वास्तव में हमारे हृदय में आदर की भावना है? इसके बारे में भी बताएं जरा कि उनसे डरकर हम सम्मान करते हैं या हम सोचते हैं कि गुरुजन और माँ पिताजी का सम्मान करना ही चाहिए। आप ये पाठ पढ़ रहे हैं तो इस पाठ में गुरुजी का नाम क्या है? आपने ध्यान से सुनी है कहानी या नहीं? गुरुजी का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, शिष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। शिष्य का क्या मतलब होता है? उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताएं। शब्द और बुद्धिमान शब्द का समानार्थी कुशाग्र है। ये आप बताएं कि सच है या नहीं। बुद्धिमान और कुशाग्र दोनों समानार्थी शब्द हैं या नहीं, आप सोचें और बताएं। सारे प्रश्न जो भी हैं इनके आप प्रश्नोत्तर नोटबुक में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, आप बुद्धिमान ही बनेंगे। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ बुद्धिमान की परीक्षा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि राधा गुप्त नाम के गुरुजी जो थे, उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने शिष्यों में से ही किसी एक योग्य वर को ढूंढने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा ये थी कि शादी के लिए सामान एकत्र करना था और वो सामान शिष्यों को ही लाना था, लेकिन एक शर्त ये थी कि वो सामान चुरा कर लाना था और चोरी भी ऐसे समय करनी थी कि जब कि कोई भी व्यक्ति देख ना रहा हो, मतलब कोई भी उसे देख ना रहा हो। और सारे शिष्य आगे के चैप्टर में देखते हैं कि शिष्यों ने किस प्रकार शादी के सामान की व्यवस्था की और क्या राधा गुप्त को उनके हिसाब से सुयोग्य वर मिला कि नहीं। आज के पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। जब गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए उनके पास संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है और शादी के लिए सामान एकत्र करना है, तो सारे जो बच्चे थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से सामान एकत्र करना शुरू कर दिया। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता था। राधा गुप्त जी उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था। जो बच्चे सामान लेकर आते तो उनके गुरुजी उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देते, क्योंकि उन्हें मालूम था जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो ये सारी वस्तुएं उनको उनके मालिकों को वापस करनी है। वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। राधा गुप्त जी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे चोरी करें और जब वो चीज़ें वापस करेंगे तो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा और फिर उनको समझ में आएगा कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। आप देखिए आगे क्या होता है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे। सारे शिष्य अपने हिसाब से सामान ला रहे थे, अपने जो उनके समझ में आ रहा था। लेकिन इनमें में से एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था।
और उन सारे शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो कोई भी सामान के लिए चोरी नहीं कर रहा था, वो नहीं जा रहा था किसी भी सामान को लेने के लिए, और उसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। वो जो शिष्य था रामास्वामी, उसे गुरुजी बहुत प्यार करते थे और वो बहुत बुद्धिमान भी था, बहुत होनहार था। उसे ऐसे बैठा देखकर राधा गुप्त जी ने उसका कारण पूछा। वो जब ऐसे बैठा हुआ था तो राधा गुप्त जी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम तो चुपचाप बैठे हो, सारे लोग तो कुछ ना कुछ ला रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि गुरुजी, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि आप सामान को चोरी करके लेके आएंगे, और उसने कहा कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त हमें कोई ना देख सके, हैं? कि गुरुजी से उसने कहा कि आपने कहा था कि सामान लेके आएंगे और उसके लिए आपको चोरी भी क्यों ना करनी पड़े, और लेकिन शर्त यही थी कि जब हम चोरी करेंगे तो हमें कोई ना देखे। लेकिन अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा तो उसे देख ही रही होगी, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। मतलब जब हम चोरी कर रहे हैं तो हम तो देख ही रहे हैं कि चोरी हो रही है, और हम खुद ही चोरी कर रहे हैं, और हमको पहले से ही मालूम है चोरी करना तो अच्छी आदत नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, तो हम स्वयं से भी नहीं छिपा सकते कि चोरी हम ना करें। तो अब ये तो शर्त ही नहीं पूरी होगी, तो इसलिए चोरी करना व्यर्थ है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा तो इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम चोरी करके सामान ले आए। फिर जब उसने ऐसी बात कही तो उसकी बात सुनकर राधा गुप्त जी खुश हो गए। जो गुरुजी थे उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को बुलाते हैं, सभी को इकट्ठा कर लेते हैं और सभी से पूछते हैं कि आप सब लोग जो चोरी करके लेके आए हैं ये सामान, तो आप जब ला रहे थे तो क्या किसी ने देखा? तो सारे बच्चे कहते हैं नहीं, किसी ने नहीं देखा, हम तो जब सामान ला रहे थे तो किसी ने भी नहीं देखा, हम तो चुपचाप सामान लेके आ गए हैं। तो राधा गुप्त जी कहते हैं, क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? आप ये बताएं कि जब आप चोरी कर रहे थे तो आप तो देख ही रहे थे ना, आपका मन तो देख ही रहा था कि आप चोरी कर रहे हैं। तो सारे बच्चे एकदम सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि चोरी करना तो गुरुजी ने हमें पहले ही बता चुके हैं कि नहीं सही है, और हम खुद ही चोरी कर रहे थे, तो मेरे मन ने तो देखा, ईश्वर ने भी देखा कि हम चोरी कर रहे थे, तो ऐसा तो ये तो संभव ही नहीं था कि कोई ना देखे हो हम चोरी कर लें। अब सब लोग सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पे जब रामास्वामी था वो सिर ऊंचा करके वहाँ पे खड़ा हुआ था, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी। फिर राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं। तो जो राधा गुप्त नाम के गुरुजी थे, उनका जो शिष्य रामास्वामी था वो सारे बच्चों में फर्स्ट आया था, प्रथम आया था, अव्वल आया था। अव्वल का मतलब ही वहाँ पे होता है प्रथम। और फिर वो बहुत खुश तो होते हैं और सभी से कहते हैं कि आप लोगों को पता है ये परीक्षा हमने क्यों आयोजित की थी, और सभी के सामने वो बता देते हैं कि यह परीक्षा हमने अपनी बेटी के लिए उचित वर ढूंढने के लिए आयोजित की थी, क्योंकि आप लोगों में से ही हमें एक उचित और सुयोग्य वर अपनी बेटी के लिए हमें ढूंढना था। इस तरह मैं रामास्वामी का विवाह अपनी बेटी के साथ तय करता हूँ। और रामास्वामी मतलब बुद्धिमान है, होशियार है। जब सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं तो सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जो आप सारी वस्तुएं चुरा कर लाए थे उनके मालिकों को वापस कर दो जाके, और बहुत विनम्रता से क्षमा मांग लेना, और चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप कर सारे बच्चे सभी से क्षमा मांग लेते हैं कि भूलवश हम आपसे बगैर पूछे आपकी वस्तु को ले गए थे। तो इस प्रकार परीक्षा के जरिए राधा गुप्त ने अपनी बेटी के लिए एक उचित वर भी ढूंढ लिया और शिष्यों को उनके जीवन का अमूल्य ज्ञान भी दे दिया। तो बच्चों आपने देखा कि पहले के समय में शिक्षा के मूल्य थे, जो पुराने समय में किस प्रकार से सबक सिखाए जाते थे बच्चों को, और वो सबक उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाते थे। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताया जाता था क्या सही है क्या नहीं सही है। तो बच्चों का जो चरित्र का विकास होता था ये पुराने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। बाकी का जो काम है वो तो जीवन में खुद ही कर लेते। जब अच्छे व्यक्ति होगा तो वो अपना उसका निर्णय करने की क्षमता जो होगी वो उचित निर्णय ही करेगी ना।
और चलिए पाठ के आधार पर जो कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर करते हैं। राधा गुप्त कौन थे? आप जानते हैं राधा गुप्त एक गुरुजी थे, बहुत प्रसिद्ध गुरुजी थे। वो गुरुकुल उनका बहुत फेमस था। उन्हें अपनी पुत्री के लिए कैसे वर की तलाश थी? उन्हें अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश थी। राधा गुप्त शिष्यों द्वारा लाई गई वस्तुओं का क्या करते थे? राधा गुप्त जी शिष्यों द्वारा लाई गई वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर रख देते थे सुरक्षित रूप से। राधा गुप्त का सबसे होनहार शिष्य कौन सा था? राधा गुप्त का सबसे होनहार शिष्य रामा स्वामी था। राधा गुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह करने का किससे विचार किया? राधा गुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह रामा स्वामी से करने का विचार किया। राधा गुप्त को चिंता क्या सता रही थी? राधा गुप्त को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सता रही थी। उन्होंने अपनी चिंता का उपाय क्या निकाला था? उन्होंने अपनी चिंता का उपाय ये निकाला था कि दुनिया में ढूंढने से अच्छा है कि हमारे गुरुकुल में तो दूर दूर से बहुत सारे छात्र आते हैं शिक्षा अर्जित करने के लिए, तो इन्हीं में से परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए और एक सुयोग्य वर को ढूंढ लिया जाए। राधा गुप्त ने अपने शिष्यों से क्या करने को कहा? तो राधा गुप्त ने अपने शिष्यों से कहा कि राधा गुप्त ने शिष्यों से कहा कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता है और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप लोग पुत्री के विवाह के लिए धन की व्यवस्था कीजिए, सामग्री की व्यवस्था कीजिए। उसके लिए आपको चाहे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। तो इस प्रकार उनकी वो परीक्षा थी बच्चों की। राधा गुप्त के सबसे करीबी शिष्य ने परीक्षा में भाग किस लिए नहीं लिया? राधा गुप्त के सबसे करीबी शिष्य ने परीक्षा में भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चोरी करने के लिए उसके अंतर्मन ने अनुमति नहीं दी थी और वो जान रहा था कि अगर हम चोरी करते भी हैं तो हम स्वयं देखेंगे और ईश्वर भी देखेगा, जबकि गुरुजी की शर्त ये है कि चोरी उस समय करनी है जब कोई देखे ना। तो इसलिए उसने परीक्षा में ही भाग नहीं लिया था। आप सारे प्रश्नों के उत्तर अपने विचार से अपने शब्दों में लिखेंगे, साफ और स्पष्ट लेख में अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगला रिक्त स्थान भरते हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। आयोजित, विनम्रता, गुरुकुल, योग्य, रामा स्वामी। तो राधा गुप्त का गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था और वे एक प्रचंड पंडित थे। गुरुकुल आप जानते हैं, गुरुकुल वो होता था आश्रम जहाँ गुरुजी अपने शिष्यों को रखते थे और शिक्षा भी देते थे। वहीं पर रहकर सारे बच्चे अपनी शिक्षा अर्जित करते थे। वे अपनी पुत्री के लिए कोई वर चाहते थे, कोई सुयोग्य वर चाहते थे, योग्य वर चाहते थे। अपनी पुत्री के लिए अनुकूल वर चाहते थे। योग्य क्या मतलब? जिसके अंदर सारे गुण हो, गुणों से युक्त योग्य वर चाहते थे। राधा गुप्त ने बुद्धिमानी का परिचय देने वाली परीक्षा आयोजित की। मतलब उन्होंने ऐसी परीक्षा का आयोजन किया कि बिल्कुल विपरीत प्रश्न रखा। बच्चों को समझने के लिए ये पर्याप्त था कि क्या उचित है क्या अनुचित, और बच्चों ने अपने दिमाग से सोचकर जो कार्य किया उसी में से उन्होंने एक सुयोग्य व्यक्ति को चुना जिससे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा। रामा स्वामी की बातें सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी आ गई। रामा स्वामी जो नाम का उनका शिष्य था, उसकी बातें सुनकर राधा गुप्त खुश हो गए और उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने सभी चुराई हुई वस्तुएं उनके मालिकों को सौंपते हुए विनम्रता से क्षमा मांगी। सभी ने बहुत रिक्वेस्ट से बहुत विनम्र होकर क्षमा मांग ली कि उनको भूलवश वो उनकी चीज़ें ले गए थे। सारे बच्चे जितनी भी चीज़ चुरा के लाए थे वापस की जाके उनके मालिकों को सबको। इस प्रकार आप रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे सही गलत का चिन्ह लगाना है। सही व गलत का चिन्ह लगाना है। बहुत समय पहले हर बालक को गुरुकुल में अपने जीवन के 25 वर्ष बिताने पड़ते थे, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है। राधा गुप्त को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती थी। राधा गुप्त को अपने पुत्री के विवाह की चिंता सता रही थी, इसलिए ये भी वाक्य सही नहीं है। पंडित राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए उचित वर अपने शिष्यों में से ही ढूंढने को सोचा। ये बात बिल्कुल सही है। राधा गुप्त अपने शिष्यों को चोरी करके पालन पोषण करने की शिक्षा देना चाहते थे। राधा गुप्त अपने शिष्यों को चोरी करके पालन पोषण करने की शिक्षा नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। तो आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सही गलत रिक्त स्थान और प्रश्नों के आंसर अपनी नोटबुक में कर लेंगे।
आपका चैप्टर बुद्धिमान की परीक्षा पूरा होता है। अगली वीडियो में हम लैंग्वेज पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में क्या करना है, देखिए इसमें जो पार्ट हमने पढ़ा है इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आपने पढ़े होंगे। उन कठिन शब्दों को अर्थ सहित लिख लीजिए और अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो ये जो जितने भी कठिन शब्द हैं ये अगली बार जब कभी भी आप कुछ लिखेंगे तो उन अपने वाक्यों में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे कहानी के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं वो आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कर लेंगे। कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे और अपने वाक्य भी बनाएंगे और उनका प्रयोग उसमें कर लेंगे। और होमवर्क में क्या करना है बच्चों, प्रश्न 1, 2, 3, 4 पेज 81 इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी पूरा कर लीजिए और बुक में भी कंप्लीट कर लीजिए जो एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करने वाली हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि इस पाठ को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली, ये भी आप लिख लीजिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको जो भी शिक्षा समझ में आ रही है वो आप लिख लीजिए। हमें अपने अंतर्मन के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में जो भी भावना आती है वो हमेशा सच भावना होती है और हमें उसको मानना चाहिए। कभी भी गलत चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए। अगले पाठ में लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।